Good afternoon to all of you. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी कुछ एडिशनल क्वेश्चंस करना ज़रूरी मैंने समझा। तो आज का वीडियो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस से संबंधित है। चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप बोर्ड पे देखिए। For a Fermi gas of n particles in 3 dimensions at t equal to 0 के, कहने का मतलब है हम बहुत सारे पार्टिकल्स को फर्मियाइज कहते हैं जिनकी हाफ इंटीग्रल स्पेस होती है, और जो गैस मीडियम होता है उसी की तरह उसका मॉडल बनाते हैं और वही टाइप की भाषा हम यूज़ करते हैं। तो लिखा हुआ है फॉर ए फर्मी गैस ऑफ n पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशंस एट t इक्वल टू 0 के, द फर्मी एनर्जी EF इज प्रोपोर्शनल टू, सीधा सीधा रटने वाला है, फॉर्मूला बेस्ड है। हो सकता है 3 डायमेंशन में आपने ना देखा हो 0 कैलोरी पे। तो इसका जो सही आंसर है n⁻²/3। इसको आपको लर्न करना है, समझाना क्या है। आपको फर्मी एनर्जी, फर्मी गैस सब कुछ ऑलरेडी आपने डिस्कस किया, आपने स्टडी किया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पार्टीशन फंक्शन से संबंधित। The partition function of a single gas molecule is Z alpha। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर सिंगल पार्टिकल हो तो उसके लिए पार्टीशन फंक्शन Z alpha है। अगर आप उसमें n सच नॉन इंटरेक्टिंग गैस मॉलिक्यूल्स कंसीडर करें, एक मॉलिक्यूल के लिए Z alpha, पार्टीशन फंक्शन of n such non-interacting gas molecules is then given by, ये हमने कंसिडर किया है कि अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए Z अल्फा है तो ऐसे ही नॉन इंटरेक्टिंग कैपिटल N मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगा। इसका ऑप्शंस तो दिए हैं Z अल्फा पावर n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n, और उसके बाद Z अल्फा टू द पावर n, फिर n Z अल्फा या Z अल्फा पावर n अपॉन n, लेकिन सही आंसर है, रट लीजिए, Z अल्फा टू द पावर n। आप बुक में जाइए, पार्टीशन फंक्शन देख लीजिए। ये नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से संबंधित है। तो MB स्टैटिस्टिक्स में जाइए, पार्टीशन फंक्शन देखिए और बेसिक में अपने आप आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर है Z अल्फा टू द पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, द फर्मी एनर्जी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन गैस डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ क्या डिपेंडेंस है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। अब इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं फर्मी एनर्जी से संबंधित, रो टू द पावर 1/3, रो टू द पावर 2/3, रो टू द पावर -1/3, रो टू द पावर -2/3। तो इसका सही ऑप्शन बी है, रो टू द पावर 2/3। आपको जस्ट समझना है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आने लायक हो सकते हैं, ऐसा मैंने महसूस किया। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, अब नए सिरे से तो पढ़ाना इंडिविजुअल क्वेश्चन के लिए संभव नहीं है। जहाँ समझाने लायक है मैं समझाता चलूँगा। मुझे लगता है अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। ये 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। फर्मी एनर्जी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन गैस, ये हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ क्या डिपेंडेंस है इससे संबंधित क्वेश्चन किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
4 लेते हैं, इसमें पढ़िए, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इन ए कैनोनिकल इंसेंबल, कैनोनिकल इंसेंबल, आपने 3 टाइप के इंसेंबल्स पढ़े हैं, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल। इन ए माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल, सीधा सा सिर्फ इतना ही लिखा है। पहली चीज है द एनर्जी एंड द वॉल्यूम आर कांस्टेंट। अब आप याद रखिए कि आपने माइक्रो कैनोनिकल से शुरू किया, फिर कैनोनिकल शुरू किया, हमने फिगर बना बना के समझाया था, आपकी बुक में भी दिया हुआ है ना, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल। तो ये हम कैनोनिकल इंसेंबल की, इसमें आपने पढ़ा EVN, पढ़ा, इसमें EVN पढ़ा। फिर इसके अलावा इनकी जो वॉल्स हैं वो कैसी होती हैं, इसको भी डिफाइन किया गया है, जस्ट रिवाइज कर लेना। और मैं यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ। और ग्रैंड कैनोनिकल में TV म्यू है, ये आपने पढ़ा था, ये समान दिए जाते हैं इंसेंबल्स में। इंसेंबल्स आप जानते हो बहुत सारे पार्टिकल्स को मिला के बनता है सिस्टम, और बहुत सारे सिस्टम्स को मिला के बनता है इंसेंबल। और इंसेंबल्स को हमने अलग अलग कैसे दिखाया है ये हमने जाना है। तो अब इसमें कैनोनिकल इंसेंबल से संबंधित बेसिक लिखे हुए हैं, द एनर्जी एंड द वॉल्यूम, TVN लिखा हुआ है। एनर्जी की बात इसमें अभी नहीं आई हुई थी। फिर एंट्रोपी एंड द एनर्जी आर कांस्टेंट। नेक्स्ट में लिखा है टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर कांस्टेंट। फिर है डेंसिटी एंड एंट्रोपी आर कांस्टेंट। अब देखिए TVN से तो मिल नहीं रहा है, टेम्परेचर शब्द आया है, तो टेम्परेचर वाला एक तो ये है, और एनर्जी एंड वॉल्यूम, एंट्रोपी एंड एनर्जी, डेंसिटी एंड एंट्रोपी, तो ये तीनों गलत है। इसमें टेम्परेचर आ रहा है और वॉल्यूम के बजाय यहाँ पे डेंसिटी कंसीडर कर लिया है, घुमा दिया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम लेते ही हैं लगभग दोनों में, कैनोनिकल में भी और माइक्रो कैनोनिकल में। तो इसका सही आंसर है द टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर द कांस्टेंट। कहने का मतलब है कि इन ए कैनोनिकल इंसेंबल द टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर कांस्टेंट। ये थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, समझ वाला है, आपको डिफरेंट जगहों में फिजिक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके सोचने की जरूरत पड़ सकती है किसी क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है द डिपेंडेंस ऑफ डॉपलर ब्रॉडनिंग। डॉपलर ब्रॉडनिंग आपने पढ़ी हुई है, तो डॉपलर ब्रॉडेंड लाइन लिखा है, द डिपेंडेंस ऑफ डॉपलर ब्रॉडेंड लाइन विड्थ ऑफ द लेजर ट्रांजिशन। मतलब लेजर ट्रांजिशन हो सकता है और दूसरे ऑप्टिकल ट्रांजिशन हो सकते हैं, लेकिन लेजर ट्रांजिशन अगर शब्द लिख दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑन टेम्परेचर T इज गिवन बाई, T टेम्परेचर पर जो डिपेंडेंस होती है वो कैसे दी जाती है, ये इसमें पूछा गया है। तो प्रोपोर्शनल टू T होता है या प्रोपोर्शनल टू T पे पावर -12 यानी 1/√T, इसका मतलब ये हुआ। और ये T पे पावर ½ है, प्रोपोर्शनल टू T है, और इसमें T स्क्वायर है। मैं समझता हूँ कि जब आप फॉर्मूले को देखेंगे तो अपने आप ही समझ जाएंगे, इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि लेजर ट्रांजिशन है या नॉट ट्रांजिशन है। जो फिजिक्स है डॉपलर ब्रॉडनिंग से संबंधित, आप जानते हो कि लेजर में बहुत ही फाइन लाइन होती है और उसके बाद भी उसमें ब्रॉडनिंग हो गई होगी, तो उसलिए ये क्वेश्चन रखा हुआ है। तो आप इसमें T स्क्वायर रूट T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी डिपेंडेंस टेम्परेचर के साथ T पे पावर ½ सही आंसर है।
बस छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान देना होगा। ये याद दिलाने के लिए हमने इस टाइप के क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस को आपके सामने रखा है। अब एक क्वेश्चन 6 है, ये बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स से संबंधित है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से संबंधित है, फोटोन गैस की बात वाला सेंटेंस आप पढ़ें। ए फोटोन गैस इज एट थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की बात तो हमेशा ही करते हैं, एंड एट टेम्परेचर टी, माने फोटोन गैस है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, टेम्परेचर उसका थर्मल इक्विलिब्रियम में टी टेम्परेचर है। द मीन नंबर ऑफ फोटोन्स इन एन एनर्जी स्टेट, एक एनर्जी स्टेट एप्सिलॉन इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा बताई है, तो जो मीन वैल्यू है वो कौन सी सही होगी। इसमें 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं। ए में दिया है एक्सपोनेंशियल का मतलब ई टू की पावर एच क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी प्लस 1, ये दे दिया है। दूसरे वाले में एक्सपोनेंशियल एच क्रॉस ओमेगा टी ओमेगा अपॉन के टी माइनस 1 लिखा हुआ है। इसमें एक्सपोनेंशियल एच क्रॉस अपॉन के टी प्लस 1 पे पावर माइनस 1, समझिए 1 अपॉन ई की पावर एच क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी प्लस 1 पे पावर माइनस 1 का मतलब 1 अपॉन हो जाएगा, ये चीज़ लिखी है। इसमें माइनस 1 लगा दिया है, बस ये डिफरेंस करा गया है, उसके अलावा कोई खास बात नहीं है। अब आप जानते हो 3 टाइप की स्टैटिस्टिक्स आपने कंपेयर करके पढ़ी, एमबी, बीई और एफबी स्टैटिस्टिक्स। इसमें नीचे ई टू दी पावर एच ओमेगा अपॉन के टी सिंपली होता है ई टू दी पावर बीटा एप्सिलॉन आई, जिसको आप लिखते हो वही चीज़ ये इस तरीके से सामने आई है। और बीई वाले में प्लस 1 होता है, माने इसी एक्सप्रेशन में बीटा एप्सिलॉन आई प्लस 1, इसको 1 अपॉन के टी के रूप में लेते हैं। बीटा को हमने लिख दिया एच क्रॉस ओमेगा। तो ये जो ऑप्शन है सी, ये सही होगा। कंपेयर करने पे आप थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे उस फॉर्मूले के हिसाब से, बहुत ज़्यादा हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर फोटोन गैस है, फोटोन गैस का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को वो भी करेगी। रही बात सेंटेंस में तो लिखा ही जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर बताया जाएगा, तो मीन नंबर ऑफ फोटोन्स उसमें क्या होंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स होती है, तो मीन नंबर ही पूछा जाएगा। मीन नंबर ऑफ फोटोन्स इन एन एनर्जी स्टेट एप्सिलॉन इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा इज या इज गिवन बाय, तो आपका सी ऑप्शन ई एक्सपोनेंशियल एच क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी प्लस 1 पर पावर माइनस 1 लिखने का, बस 1 अपॉन लिखने के बजाय पावर माइनस 1 लिख दिया है, और कोई खास बात नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन आज हमें नहीं कर रहे हैं, जो हमें खास क्वेश्चन लगे आपके सामने रखने चाहिए रखता हूँ। थ्योरेटिकल हैं, दिमाग लगाने वाले हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सामने रखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज नेसेसरी टू अप्लाई, इट इज नेसेसरी टू अप्लाई क्वांटम statistics to a system of particles, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए फिर मैं समझाता हूँ। इफ, यदि क्या है, नंबर 1, there is a substantial overlap, there is substantial overlap
of overlap between the wave function of the particles. The functions of the particles. आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी बातें लिखी जा सकती हैं ऑप्शन के रूप में, उनमें से ये भी बात लिखी हुई है। दूसरा इन्होंने दिया है द मेन फ्री पाथ ऑफ द पार्टिकल्स, द मेन फ्री पाथ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ऑफ द पार्टिकल्स इज, ऑफ द पार्टिकल्स is comparable to the interparticle separation. Interparticle समझते जा रहे होंगे separation। सी में लिखा हुआ है the particles are have identical mass and charge। ऑप्शन डी है particles are interacting, the particles are interacting। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, थ्योरेटिकल है। इट इज नेसेसरी टू अप्लाई क्वांटम स्टैटिस्टिक्स टू ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। आपको पता है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बहुत संख्या में होते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही क्वांटम या क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स लगाई जाती है। आपने मोटे मोटे तौर पर पढ़ा है कि जो हमारी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स होती है वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए होती है और उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, उनके बीच इंडिविजुअल जो लगने वाले फोर्स होते हैं ना के बराबर मान के चलते हैं। बेसिक पोस्टुलेट्स जो पढ़े होंगे शुरुआत में पढ़ के देख लीजिएगा, उनमें यही बताया गया है। लेकिन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में क्लियरली हो सकता आपने ना पढ़ा हो, लेकिन आप जान लीजिए कि इसमें चाहे वो फर्मी पार्टिकल्स हो चाहे बोस पार्टिकल्स हो, इनमें आपस में इंटरेक्शन होता है। तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी बातें हैं, उसमें ये खास बात है द पार्टिकल्स आर इंटरेक्टिंग, ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये बातें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं कि जब हम वेव फंक्शन पार्टिकल्स के जो है ओवरलैप करें तभी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स लगेगी। इसका मतलब ये होता है कि जो मेन फ्री पाथ है पार्टिकल्स का जो मेन फ्री पाथ है जिसमें वो चलते फिरते हैं, फ्री पाथ तो अलग अलग होंगे, एक मीन फ्री पाथ की बात कह रहे हैं। अगर कंपेरेबल हो जाए इंटर पार्टिकल जो सेपरेशन होता है पार्टिकल के बीच का, तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स लगानी पड़ेगी। ये भी कोई बहुत विशेष बात नहीं है, ये तो होता ही होता है, इसलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बी भी नहीं इम्पोर्टेंट। द पार्टिकल्स हैव आइडेंटिकल मास एंड चार्ज। अगर पार्टिकल के मास और चार्ज आइडेंटिकल हो जाएंगे तभी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स लगाएगी। ये भी हम लोगों ने बेसिक में नहीं पढ़ा है, लेकिन सबसे जरूरी कंडीशन है द पार्टिकल्स आर इंटरेक्टिंग। ये इसलिए डी ऑप्शन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि पार्टिकल्स क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में इंटरेक्टिंग नहीं होते हैं, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में इंटरेक्टिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करते हैं। इन ए क्लासिकल माइक्रोकैनोनिकल, अभी माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल का एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल देखते हैं। इन ए क्लासिकल
इन ए, और वो भी क्लासिकल वाले के लिए, क्लासिकल माइक्रो कैनोनिकल ensemble. For a system of नॉन इंटरेक्टिंग, क्लासिकल में इंटरेक्शन नहीं होता है, क्वांटम में पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं, नॉन इंटरेक्टिंग। particles the fundamental volume in phase space क्वेश्चन नंबर 8 है, which is regarded as क्वेश्चन को अच्छे से समझना ऑब्जेक्टिव में सबसे जरूरी होता है, इसलिए एक बार फिर मैं आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करूँगा, आधा आधा समझ लीजिए। एक क्लासिकल माइक्रोकैनोनिकल एंसेम्बल है, कौन से के लिए, सिस्टम ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स लिख दिया गया है, जो फंडामेंटल वॉल्यूम जो फेज स्पेस में, इन फेज स्पेस विच इज रिगार्डेड एज इक्विवेलेंट टू 1 माइक्रोस्टेट। इसको मतलब ये सही बात लिखी हुई है, रिगार्डेड एज इक्विवेलेंट to 1 micro state is, और ये ध्यान रहे कि H प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक कांस्टेंट नंबर 1 h to the power 3n, B में है h to the power 2n, C में है h to the power n, और D में है h सिंपली। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिखने की भाषा लंबी चौड़ी जरूर लिखी हुई है, लेकिन आपने जो बेसिक पढ़ा हुआ है कि जो वॉल्यूम है उसको इक्विवेलेंट किसके लिया जाएगा, आपने पढ़ा है कि आपके 6 डायमेंशंस हम लोग कंसीडर करते हैं, x y z p x p y p z, और उनकी जो सेल कंसीडर करते हैं उनकी साइड्स होती हैं dx dy dz dpx dpy dpz। इससे जो है आप पता है कि h निकलता है dx और dpx की वैल्यू। एक पार्टिकल के लिए 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो सारे 6 डायमेंशन वाला वॉल्यूम करते हो तो h क्यूब आता है। अगर f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो तो आपका क्या आएगा, क्योंकि 3n है इसमें, h टू दी पावर f होता है, और 3n अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करके 3f इक्वल टू 3n हो गया, मतलब h टू दी पावर 3n आएगा। तो ये सही आंसर होगा ए, h टू दी पावर 3n, यानी कि फंडामेंटल वॉल्यूम इन फेज स्पेस इज h टू दी पावर 3n। सिर्फ इसकी मतलब बात है, देखिए और तो सारी चीजें स्टेटमेंट मैंने फिजिक्स लिखी हुई है, सिचुएशन लिखी है कि ये जो फंडामेंटल वॉल्यूम इन फेज स्पेस इज regarded or is given by or equivalent to 1 microstate is h to the power 3n। सिंपल सा है, सिर्फ इतनी सी बात
समझने के लिए दूसरे एंगल से जरूरी थी, मैंने आपके सामने रखी। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया हुआ है कि कुछ 4-5 क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं पूरे पेपर में, मैं उनको भी आपसे गलत ना हो इसलिए ये क्वेश्चन सामने रख रहा हूँ। डिफिकल्ट नहीं है लेकिन दिमाग लगाने वाले हैं। अब हम लोग लेते हैं माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल से संबंधित अलग ढंग से। ए माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल, माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल represents क्या रिप्रेजेंट करता है? ए सिस्टम इन कॉन्टेक्ट, ए सिस्टम इन कॉन्टेक्ट विद हीट रिजर्वायर। कांटेक्ट में रहता है माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल में, मेरे हिसाब से डायथर्मिक वाल से जुड़े होते हैं और ये कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, ये ऑप्शन गलत है। दूसरे वाले में पूछ रहा है ए सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज, ए सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज हीट, एक्सचेंज पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की बात लिख रहा है, पार्टिकल्स with its surroundings, with its surroundings. Next में लिखा है an isolated system in equilibrium, an isolated system in equilibrium और डी में ए सिस्टम अंडर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। इसका आपने पढ़ा कि बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल में, जबकि कैनोनिकल और माइक्रो कैनोनिकल में नहीं होता है। तो ऊपर माइक्रो कैनोनिकल लिखा है, सही ऑप्शन है एन आइसोलेटेड सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ये सही ऑप्शन है। अब मैं एक सच आपको बताना चाहता हूँ, यही आपके क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चंस रखने थे, इससे ज़्यादा कराने की मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है कि ये जो क्वेश्चंस हमने कहाँ से लिए हैं ये भी बताना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन आईआईटी के जो पीएचडी और एमटेक के एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है पिछले सालों के, उन्हीं में से क्वेश्चन छांट के जो पिछला 47 लेक्चर आपको दिया उसी के रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के क्वेश्चंस थे और उसी के ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस थे। आप इनको क्वेश्चंस को हाईएस्ट स्टैंडर्ड मान के चलें, ये थोड़े से दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस हैं, भाषा बदलते हैं, इधर उधर की बातें डालते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज हों, सही चीज़ ना पहचान पाएँ। लेकिन अगर माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल की बेसिक चीज़ जानते हैं तो ये पहचानना डिफ़िकल्ट नहीं था। एन आइसोलेटेड सिस्टम इन इक्विलिब्रियम ये हो सकता था। तो हम 100% आपके मार्क्स आए ये भी चाहते हैं। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि जब ये पेंडेमिक नहीं था, जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो उसमें काफ़ी 8-10 बच्चों के 65 से लेकर 72 मार्क्स तक आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि आप में से भी अगर ध्यान से
रिलैक्स माइंड से बेसिक को ध्यान में रखेंगे, कितना भी घुमाएगा फिराएगा क्वेश्चंस के ऑप्शंस को आप पहचान लेंगे। इसलिए मैंने हर टाइप के इजी गोइंग क्वेश्चंस रखे हैं। अगर मैं पहले से बता देता कि आईआईटी गेट के क्वेश्चंस हैं, आईआईटी गेट का मतलब है एमएससी पास करने के बाद जो पीएचडी और एमटेक में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होता है, वहाँ से क्वेश्चंस लिए हैं। क्योंकि एमएससी के बाद भी बीएससी की भी चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, वही क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं। मैं आज यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ और मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ आपको कि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। थैंक यू वेरी मच।